श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के हिसाब से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक तरफ बेसिक क्लासेस भी चल रही है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर भी हमारा चल रहा है, जिसके डेली वीडियो हम डाल रहे हैं, डेली वीडियो चैनल पर अपलोड हो रही है। और दूसरा हमारा चल रहा है डीसी मशीन वाला चैप्टर। डीसी मशीन का जो चैप्टर है वो डीसी जनरेटर उसमें चल रहा है। डीसी जनरेटर का जो भाग है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में भी वीडियो डाल रहे हैं और डीसी मशीन के बारे में भी, तो दोनों चीजों को साथ साथ पढ़ते चले और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है ना। नोट्स बनाते समय, क्योंकि जब पढ़ाते समय मैं कुछ कुछ पॉइंट ऐसे लिखवाता हूं जो कि बहुत रियर होते हैं, बहुत कम अपने को पता होते हैं, जो कि हमारे पढ़ने में कम आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि छोटा सा छोटा पॉइंट और बड़ी से बड़ी चीजें को हम इसमें इन्वॉल्व करें, है ना। तो नोट्स कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसमें देख रहे थे पिछली क्लास में हम देख रहे थे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर की संरचना के बारे में चल रहा था हमारा भाग। डीसी जनरेटर का संरचना के बारे में चल रहा था और उसमें हम पढ़ रहे थे कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश, तो कार्बन ब्रश के बारे में कुछ भाग हो गया था। कार्बन ब्रश के बारे में कुछ भाग हो गया था और अब हम उसके आगे के देखते हैं कार्बन ब्रश के बारे में, और तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बन ब्रश एक्चुअल में और क्या काम करता है। तो हमारा जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर एक रिंग होती है, एक रिंग होती है। इसको कई अलग अलग भागों में विभक्त करके ऐसे हम इसको अलग अलग बराबर भागों में विभक्त करके इसमें अभ्रक द्वारा इंसुलेट करके इसको हम क्या बनाते हैं, कम्यूटेटर बनाते हैं और इसे शाफ्ट पर फिट करते हैं, कम्यूटेटर बनाते हैं। ठीक है। अब ये कम्यूटेटर होता है, तो ये कम्यूटेटर हमारा होता है, इस पर हम इस पे लगाते हैं ब्रश। तो हमारा ब्रश कैसे होता है, इस प्रकार से हमारा ब्रश लगा हुआ होता है। हालांकि डायग्राम में तो मैंने कम्यूटेटर बहुत छोटा बना दिया और ब्रश बड़ा बना दिया। एक्चुअल में हमें तो पढ़ना है ब्रश के बारे में, इसलिए मैंने कम्यूटेटर को छोटा बनाया है और ब्रश को बड़ा बनाया है। अब ब्रश को बड़ा बनाया है तो इसमें ये फिट होता है, ये लगा होता है काय में, ब्रश होल्डर में। इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है जो ब्रश को कम्यूटेटर पर चिपके रहने के लिए एक पर्टिकुलर क्या प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, ताकि ये ब्रश जो कार्बन ब्रश है या ब्रश है ये कम्यूटेटर की सतह से इसे चिपका हुआ हो। ठीक है। तो ये स्प्रिंग द्वारा कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रश द्वारा कितने न्यूटन का दबाव डाला जाता है, ये डाला जाता है 1.5 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 2.5 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पे दबाव डाला जाता है। काय से, स्प्रिंग द्वारा, स्प्रिंग द्वारा, स्प्रिंग द्वारा। ठीक है। अब ये ब्रश ब्रश होता है, तो
ब्रश को बदलना कब चाहिए? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हम डीसी मशीन में जो ब्रश उपयोग करते हैं या कार्बन ब्रश उपयोग करते हैं तो उसे हम कब बदल सकते हैं? तो यह ब्रश की लंबाई 2/3 घिस चुका होता है तब, घिस चुका होता है तब ब्रश को बदलना चाहिए, ब्रश को बदलते हैं। ठीक है, जब 2/3 घिस चुका होता है या 1/3 भाग, भाग लिख लेते हैं, 2/3 भाग, 1/3 भाग बचा होता है तब, बचा होता है तब। अब ये 2/3 और 1/3 क्या है? मान लो एक हमारे पास कंप्लीट, एक ये कंप्लीट ब्रश है, ब्रश की लंबाई इतनी है, पूरी है, इसे हमने बराबर 3 भागों में बांट ली है, 1 2 और ये 3। ये बराबर जब हमने 3 भागों में बांट लिए इसे, तो क्या है, ये कंप्लीट 3 भाग कितने हैं इसके, कंप्लीट ब्रश है। अब यदि हमने बोले कि 2/3 घुस गया हो तो इसका ये 2 वाला भाग, ये 2, ये वाला भाग इतना जब कार्बन ब्रश का घिस गया है, ये कितना होगा, ये 2/3, 3 में से 2 भाग घिस गया, घिस जाए, घिस चुका हो तब बदलेंगे। या ये 3 भाग था, बचा कितना, 1 भाग, कितने में से, 3 में से, तो ये वाला जो भाग है ऊपर का, ये वाला, तो ये इतना बचा हो तब 1/3 भाग बचा हो तब ब्रश को बदलेंगे, ब्रश को बदलेंगे। ठीक है, आए समझ में? 1/3 और 2/3 क्या होता है, एक पूरा ब्रश है उसको 3 भागों में कर दिए, उसके 2 भाग घिस जाए तब हम ब्रश को बदल लेंगे, या फिर 1/3 एक भाग बचा हो तब उसको बदल देंगे। तो इसी को 2/3, 1/3 को 1/3 बोलते हैं, 1/3 कहते हैं, और 2/3 को 2/3 बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद में अगली चीज देखते हैं। वैसे कल भी लिख लिए थे, आज भी नोट कर लो। कार्बन ब्रश का प्रकार, कार्बन ब्रश का प्रकार, फिर लिखो उपयोग, ये डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। कार्बन ब्रश का प्रकार, फिर उपयोग, फिर उपयोग के बाद प्रत्येक प्रत्येक कार्बन ब्रश द्वारा, कार्बन ब्रश द्वारा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो हम कार्बन ब्रश का प्रकार, पहला प्रकार है तांबा ब्रश, इसी को बोलते हैं कॉपर ब्रश। ठीक है, इसका उपयोग कहां करते हैं, यहां पे लो वोल्टेज और हाई करंट हो, हाई करंट हो, लो वोल्टेज और हाई करंट पे क्या करते हैं हम, कॉपर ब्रश का उपयोग करते हैं, और ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये करता है 0.39 वोल्ट। इसके बाद अगला ग्रेफाइट का ब्रश होता है, ग्रेफाइट का ब्रश होता है,
ये मीडियम वोल्टेज की स्थिति में यूज करते हैं। मीडियम वोल्टेज जहां पे होता है वहां पे इसका उपयोग करते हैं। और ग्रेफाइट का ब्रश एक कार्बन ब्रश कितना अपना वोल्टेज ड्रॉप करता है, 0.5 वोल्ट। यदि हम अगली बात करें तो अगला होता है कार्बन ब्रश। अगला ब्रश होता है कार्बन ब्रश। तो ये होता है हाई वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज वाले जनरेटर होते हैं या डीसी मशीन होती है या डीसी मोटर होती है, तो वहां पे हम कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। और एक कार्बन ब्रश हमारा एक वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो ये नोट कर लो। अब इसके बाद हम लिखेंगे कार्बन ब्रश का धारा घनत्व। कार्बन ब्रश का धारा घनत्व। तो ये कार्बन का जो ब्रश होता है, कार्बन का ब्रश जो होता है, इसका धारा घनत्व कितना होता है, 5 से 7 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक होता है कॉपर ब्रश का धारा घनत्व ये होता है 23 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी याद रखना है क्योंकि ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है ना, तो इसे भी अच्छे से अपने को याद रखना है। इसके बाद में एक होता है कॉपर कार्बन ब्रश। इसका होता है धारा घनत्व 15 से 16 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉपर का एक तो कार्बन हो गया, एक कॉपर हो गया। अब हमारा दोनों को मिक्स करके बना दिया कॉपर कार्बन, तो इसका कितना होगा धारा घनत्व, ये इसको लिख लेते हैं ब्रश का प्रकार और ये धारा घनत्व है ना। तो ये 15 से 16 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा। अगला हम देखते हैं इलेक्ट्रोग्राफाइट का होता है 8.5 से 9 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक अगला ब्रश होता है, वैसे तो इतने ही होते हैं ना, ये 4 का इतना याद रख लो, कॉपर ब्रश, कार्बन ब्रश, कॉपर कार्बन और इलेक्ट्रोग्राफाइट है ना। तो इतने प्रकार के मेन मुख्य अपने ये ब्रश होते हैं। यदि वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो इलेक्ट्रोग्राफाइट का होता है इलेक्ट्रोग्राफाइट का वोल्टेज ड्रॉप होता है प्रति 1.7 से 1.8 वोल्ट। ये वोल्टेज ड्रॉप है ना, वोल्टेज ड्रॉप। और कॉपर कार्बन ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप होता है, कॉपर कार्बन ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.25 से 0.35 वोल्ट। ये वोल्टेज ड्रॉप है इसका, तो ये याद करके रख लीजिए। इलेक्ट्रोग्राफाइट वाला क्वेश्चन है, ये ट्रेनिंग ऑफिसर के टीओ के एग्जाम में आया हुआ था, तो इसलिए इसे भी अपने को याद रखना है ना। ये 4 प्रकार के कार्बन ब्रश अपन ने पढ़ लिए, इनके वोल्टेज ड्रॉप, कुछ के तो अपन ने कॉपर और कार्बन का तो पहले वोल्टेज ड्रॉप लिख लिया था, और 1-2 ये हमें भी और उसको साथ में आगे अपने को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब हमारा जनरेटर में डीसी जनरेटर का जो भाग हमारा चल रहा है, अब इसमें हम देखते हैं संरचना वाला भाग जो चल रहा है, इसमें जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट क्या होती है, इस पे
साइड हेडिंग डाल लो सॉफ्ट, साइड हेडिंग सॉफ्ट, है ना। तो जो सॉफ्ट होती है, तो ये जो सॉफ्ट होती है, ये क्या होती है, जैसे हमारा एक जनरेटर में ये क्या होता है, प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर वाला भाग होता है। तो यहां से ये पूरी यहां तक एक शाफ्ट होती है, ठीक है। ये शाफ्ट होती है, तो ये बनती गाय की है, ये बनती है माइल्ड स्टील की। इसको हम बनाते कैसे हैं, माइल्ड स्टील से, ठीक है। इसको बनाते हैं माइल्ड स्टील से। माइल्ड स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील को मृदु इस्पात, मृदु इस्पात। अब इसको माइल्ड स्टील की क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा आर्मेचर को घुमाती है, प्राइम मूवर से कनेक्ट होती है, तो इसे क्या स्पेसिफिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक स्ट्रेंथ, यांत्रिक शक्ति, स्ट्रेंथ को क्या यांत्रिक मजबूती बोल सकते हैं, है ना। इसकी यांत्रिक मजबूती अधिक होती है, इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अधिक होती है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यांत्रिक, हिंदी में बोल सकते हैं यांत्रिक मजबूती अधिक होती है, ठीक है। जो साफ्ट होती है, ये जो साफ्ट होती है मशीनों में, ये इसकी स्ट्रेंथ हमें मजबूती चाहिए होती है। यदि जनरेटर चल रहा है, बड़ी मशीन चल रही है, तो क्या बीच में इसमें लोड पड़ता है, तो टूट ना जाए, मुड़ ना जाए, ट्विस्ट ना हो, इसलिए हम क्या इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होने वाली पदार्थ के बनाते हैं, जो कि माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। तो साइड हेडिंग लाडोल सॉफ्ट, और उसमें लिखो, सॉफ्ट में लिखो सॉफ्ट माइल्ड स्टील, सॉफ्ट माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, का बनाया जाता है, क्योंकि क्योंकि इसकी क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या वेडिंग, वेडिंग स्ट्रेंथ अधिक होती है, वेल्डिंग स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है। अब देखते हैं साफ्ट, साफ्ट के बाद होता है साफ्ट होता है, साफ्ट के बाद में हमारा क्या होता है, साफ्ट के हमारे पास एक ये होता है प्राइम मूवर, डीसी जनरेटर में जो होता है, जनरेटर में एक प्राइम मूवर होता है और एक आर्मेचर वाला भाग होता है ना। तो प्राइम मूवर का काम क्या होता है, आर्मेचर को घुमाने का, मतलब ये आर्मेचर को ड्राइव करता है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ड्राइविंग एंड, ड्राइविंग एंड। अब ये वाला जो भाग है, ये ये या फिर ये वाला, तो ये क्या होता है हमारा नॉन ड्राइविंग एंड, नॉन ड्राइविंग एंड, मतलब जो घुमाता है उसे ड्राइविंग और जो घूमता है उसे नॉन ड्राइविंग बोल दिया, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब इसके बीच में हमारी ये कोई लगी होती है शाफ्ट, इसके अंदर से ऐसी ये शाफ्ट ऐसी लगी होती है, ठीक है। अब ये शाफ्ट जो लगी होती है, जब ये घूमता है, तो इससे हमें इसका घर्षण कम करने के लिए, घर्षण जो होता है, घर्षण को कम करने के लिए, को कम करने के लिए काय का यूज करेंगे, बियरिंग का, बियरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है, बियरिंग। अब हम
घर्षण को कम करने के लिए हम क्या बेयरिंग का उपयोग करते हैं। घर्षण को कम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमारा घर्षण से यांत्रिक हानि कम हो, हमारा लॉस हो, हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है जो ऊष्मा के रूप में अपव्यय ना हो, खर्च ना हो, इसलिए हम घर्षण को कम रखते हैं और यहाँ पे हम क्या बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो साइड हेडिंग डालो बियरिंग, बियरिंग, ठीक है, बियरिंग। तो बियरिंग में लिखो, बेयरिंग में लिखो बेयरिंग कार्बन क्रोम इस्पात की बनाई जाती है। काई की बनाई जाएगी भैया? कार्बन क्रोम स्टील। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन क्रोम स्टील, ठीक है, कार्बन क्रोम स्टील की बनाई जाती है। अब यह निम्नलिखित प्रकार की होती है, निम्नलिखित प्रकार की होती है, ये निम्न प्रकार की होती है ना। अब कौन कौन से प्रकार की होती है बेयरिंग? सबसे पहले होती है हमारी क्या, वॉल बेयरिंग, वॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, ये सब नोट करते चलो, है ना। एक होती है पेडेस्टल बेयरिंग, पेडेस्टल बेयरिंग, एक होती है थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है, एक होती है स्लिप बेयरिंग। तो जो छोटी मशीन होती है, जो छोटी मशीन होती है, छोटे आकार की, जो छोटे आकार की मशीन होती है उसमें हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। छोटे आकार की मशीन में बॉल बेयरिंग क्या, बड़े आकार की मशीनों में रोलर बेयरिंग का उपयोग करते हैं, पेडेस्टल बेयरिंग का उपयोग करते हैं, और जो ड्राइविंग साइड का एंड होता है यहाँ पे स्लिप बेयरिंग का उपयोग करते हैं, और नॉन ड्राइविंग साइड में हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे छोटी मशीनों में, छोटी मशीनों में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी मशीनों में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। मध्यम मध्यम मशीनों में, मध्यम आकार की मशीनों में, मध्यम आकार की मशीनों में ड्राइविंग एंड पर, ड्राइविंग एंड पर रोलर, ड्राइविंग एंड पर रोलर बियरिंग का उपयोग करेंगे। स्लिप बेयरिंग का उपयोग हम काय के लिए करते हैं? हाई स्पीड फैन के लिए, हाई स्पीड फैन में हम स्लिप बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो हम ड्राइविंग एंड पर कौन से करेंगे? रोलर बेयरिंग। तो ड्राइविंग एंड पर रोलर बेयरिंग और नॉन ड्राइविंग एंड पर बॉल बेयरिंग का उपयोग करेंगे। नॉन ड्राइविंग एंड पर बॉल बेयरिंग का उपयोग करेंगे, नॉन ड्राइविंग एंड पर बॉल बेयरिंग का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च क्षमता की मशीनों में, उच्च क्षमता की मशीनों में पेडेस्टल, उच्च क्षमता की मशीनों में पेडेस्टल बेयरिंग का उपयोग, उच्च क्षमता की मशीनों में पेडेस्टल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाई स्पीड फैन में, हाई स्पीड फैन में स्लिप बेयरिंग का उपयोग करते हैं, या स्लिप बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च गति पर, उच्च गति पर काम करते हुए, उच्च गति पर काम करते हुए थ्रस्ट लोड की को संभालने के लिए, थ्रस्ट लोड को संभालने के लिए, थ्रस्ट लोड को, थ्रस्ट, थ्रस्ट लोड को संभालने के लिए थ्रस्ट बेयरिंग का उपयोग करते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग का उपयोग करते हैं।
ये बॉल बेयरिंग आकार की होती है, बॉल बेयरिंग प्रकार की होती है। ये अक्षीय भार को बनाए रखने में सक्षम होती है। यह एक्सिस या अक्षीय लोड को बनाए रखने में सक्षम होती है, लेकिन रेडियल लोड को बनाए रखने में सक्षम नहीं होती है। तो थ्रस्ट बेयरिंग का उपयोग हम काय के लिए करते हैं? अक्षीय लोड, मतलब एक्सल लोड, एक्सीय लोड, तो उसमें हम थ्रस्ट बेयरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट भाग। अब हमारा नेक्स्ट भाग, हमने इससे पहले पढ़ रहे थे आर्मेचर। आर्मेचर तो हम आर्मेचर के बारे में देखते हैं। हमारा आर्मेचर कुछ इस प्रकार होता है। ये कम्यूटेटर होता है और ये हमारा आर्मेचर। ठीक है, तो ये हमारा आर्मेचर होता है। तो इससे ये घूमता है, तो घूमते हुए ये क्या, अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा में हमारी यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा में अपव्यय होती है, तो ये गर्म हो जाता है। तो इसे गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्मेचर कूलिंग साइड हेडिंग डाल लो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सॉफ्ट होती है, ये तो हमारी सॉफ्ट होती है। इसमें इसमें हम छोटे छोटे इसमें नाली बना देते हैं। इसके चारों तरफ हमारी ऐसे छोटी छोटी नाली बनी होती है। तो इससे क्या होती है, हवा पास हो जाती है, हवा फ्लो होता है, हवा का सर्कुलेशन बना रहता है, तो हमारा आर्मेचर ठंडा रहता है। तो ये ये हमारा इस प्रकार जो बनी हुई है, ये ऐसी वाली जो बनी हुई है, इस तरफ से इसे देखेंगे तो ऐसे बनेगा दिखेगा। तो इसमें ये छोटे छोटी हवादार नालियां, इसमें हवा के सर्कुलेशन के लिए ऐसे नालियां बना दी जाती है। तो ये क्या होती है, ऐसे अक्ष में है, तो अक्ष में है तो ये इसे क्या कर देते हैं, इसके हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अक्षीय या त्रिज्यी, त्रिज्यी त्रिज्यी वायु संचार नली, संचार या प्रवाह, संचार या प्रवाह नली। तो आर्मेचर में कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि त्रिज्यी रूप में वायु संचार प्रवाह नली बना देते हैं। ये कौन सी त्रिज्यी रूप में होती है, एक यदि इसमें ऐसे नली बना दे, ऐसे नली बना दे या नाली बना दे, तो इसे क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य। तो ये अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य वायु संचार नाली, वायु संचार नली या वायु प्रवाह नली। तो लिखो आर्मेचर कूलिंग में साइड हेडिंग में, आर्मेचर कूलिंग के लिए, या कूलिंग को हम बोलते हैं हिंदी में, ये कूलिंग वर्ड तो इंग्लिश का है, कूलिंग, इसे बोलते हैं शीतलन। क्या बोलते हैं, शीतलन। तो लिखो आर्मेचर कूलिंग या शीतलन के लिए, आर्मेचर कूलिंग या शीतलन के लिए आर्मेचर की कोर में, आर्मेचर की कोर में
अनुदैर्घ्य वायु संचार, अनुदैर्घ्य वायु संचार नाली और त्रिज्यीय वायु संचार नाली बनाई जाती है, बनाई जाती है, बनाई जाती है। अब हम देखेंगे, अभी हमारा आर्मेचर के मुख्य मुख्य भाग तो पूरे हो गए, जनरेटर के, डीसी जनरेटर के, आर्मेचर के हमने पूरे भाग देख लिए। पोल देख लिए, पोल के बाद में हमने देख लिए पोल शूज देख लिए, बॉडी देख लिए, योक देख लिए, आर्मेचर कोर देख लिए, पोल कोर देख लिए, पोल शूज देख लिए, शाफ्ट देख लिए, बेयरिंग देख लिए, है ना। और उसमें ये आर्मेचर कूलिंग के लिए जो नाली बनाई जाती है वो भी देख लिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं जनरेटर के जो आर्मेचर होता है, इसका जो आर्मेचर होता है उसमें बाइंडिंग कैसे करते हैं। तो हम बाइंडिंग के बारे में देखते हैं, कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट जो याद करने वाली चीज होती है, जो समझने वाली चीज होती है, तो हम आज उसको यहाँ पे देखते हैं। अब आर्मेचर वाइंडिंग का चैप्टर, अब ये मान लो आर्मेचर वाइंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आर्मेचर वाइंडिंग। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो तैयार करना हमें सब कुछ है और बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो हम देख रहे हैं अब आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, तो इसमें कुछ चीजें होती है, तो उसमें कुछ चीजें होती है, तो हम सब देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉइल क्या होती है। कॉइल, कॉइल को हिंदी में बोलते हैं कुंडली, कॉइल को हिंदी में बोलते हैं कुंडली, ठीक है। तो कॉइल क्या होती है, दो चालक लेते हैं, और इसे दूसरे कंडक्टर या कि यही समान कंडक्टर से, चालक पदार्थ के तार से हम इसमें क्या करते हैं, एंड सिरा जोड़ देते हैं, एंड सिरा जोड़ देते हैं। तो हमारी ये क्या बन जाती है, कॉइल बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉइल बन जाती है। तो हमारा ये वाली चीजें क्या है, इसे बोलते हैं एंड सिरा या अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, या इससे सिरा ना बोल के एंड कनेक्शन बोल देते हैं, एंड कनेक्शन, ठीक है, अंतिम सिरा। तो ये होता है हमारा एंड कनेक्शन। हमें इसे, इसमें कॉइल, हमने दो चालक तार लिए, चालक तार, तो हमारे चालक तार कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये हमारे क्या है, चालक तार है, चालक है ना, चालक। इसको, चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। हम कॉइल बना रहे हैं, तो इसमें कॉइल बना रहे हैं, तो इसमें दो कंडक्टर लिए, इसमें अलग से एंड कनेक्शन जोड़ के हमने ये कॉइल बना ली। तो एंड कनेक्शन कौन से हैं, ये ऊपर के भाग, यहां से शुरू होकर ये यहां तक होता है, तो ये होता है अपना ऊपर का भाग, एंड कनेक्शन। और जो ये वाला जो भाग है, ए से बी तक और सी से डी तक का भाग, ये क्या है, चालक है। ए से बी तक का भाग और सी से डी तक का भाग क्या है, ये चालक है अपने, है ना। तो ये चालक होते हैं। तो हमारे देखें कितनी कॉइल, इसमें कितने टर्न है। यदि हम इसमें टर्न की संख्या देखेंगे तो इसको हम ए सिंगल टर्न बोलेंगे, क्योंकि यहां से शुरू हुई है, यहां से शुरू होके ये एंड कनेक्शन होके ये इधर तक, यहां से ऐसे आ गई, तो इसमें कितने राउंड हुए हैं, इसमें मतलब एक टर्न हुआ है। तो इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे सिंगल टर्न कॉइल। क्या बोलेंगे इसे, सिंगल टर्न की कॉइल।
हिंदी में बोलेंगे इसे सिंगल को एकल, टर्न को बोलते हैं बर्तन, अपने घर में यूज करने वाले बर्तन नहीं है ना, ये टर्न वाले बर्तन है, राउंड वाले बर्तन है। और कॉइल को बोलते हैं कुंडली। तो ये इसमें टर्न को हम हिंदी में बोलते हैं बर्तन, है ना। एकल बर्तन कुंडली ये हो गई, ठीक है। अभी ये हम इसमें एक चीज और ये देखे, हम एक चीज और देखे, इसमें चालक की संख्या कितनी है? 2 है। एक चालक ये है, दूसरा चालक ये है। मतलब हम कह सकते हैं कि कम से कम सिंगल तार वाले सिंगल टर्न की कॉइल में भी कम से कम 2 चालक होते हैं, है ना। सिंगल टर्न की कॉइल में भी कम से कम 2 चालक होंगे, ठीक है। टर्न से हमें टर्न पता होंगे तो हम क्या निकाल लेंगे? चालकों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, एक कॉइल ये हो गई। यदि जब ये आर्मेचर में बैठी होगी, आर्मेचर में फिटिंग होगी, आर्मेचर में जब आर्मेचर घूमेगा और इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो ईएमएफ उत्पन्न होगा यदि कभी इस कॉइल में यहाँ पे धनात्मक ईएमएफ उत्पन्न हो रही हो, तो ये धन सिरा होगा तो हमेशा ये ऋण सिरा होगा, और यदि ये धन सिरा होगा तो ये ऋण सिरा होगा, ठीक है। यदि इधर धनात्मक ईएमएफ होगी तो इधर ऋणात्मक होगा, और इधर ऋणात्मक होगी तो इधर धनात्मक होगा। जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो उस कंडीशन में ये होगा। अब मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न होता है, और इस वाले कंडक्टर में भी 2 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। 2 वोल्ट का ईएमएफ प्रेरित होती है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट की प्रेरित ईएमएफ होती है। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, विभवांतर क्या हो जाएगा? दोनों विभव का अंतर। तो हम ये धनात्मक लेते हैं ये, और माइनस ये वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 + 2 बराबर 4 वोल्ट, है ना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे विभवांतर, तो हमारा यहाँ पे कितना, हमें इन सिरों पे, कॉइल के सिरों पे हमें कितना वोल्ट मिलेगा? 4 वोल्ट। यदि हम यहाँ पे 2 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे 2 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा? 4 वोल्ट। हमें आउटपुट सिरे पे कितना मिलेगा? 4 वोल्ट। यदि हमें 4 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है, हम इसमें टर्न की संख्या बढ़ा देंगे। इसमें हम इस कॉइल में हम टर्न की संख्या बढ़ा देंगे। अब टर्न की संख्या कैसे बढ़ेंगे? ये हमने ले लिया एक चालक तार, ये हो गया दूसरा। अब ये यहां से शुरू हुआ, यहां पे ऐसे आया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 ठीक है। तो ये हमारे ये कितने टर्न की कॉइल बन गई? ये सिंगल टर्न की थी। यहाँ पे चालक की संख्या एक तरफ में कितनी थी? 1, तो सिंगल टर्न हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक तरफ में चालक की संख्या कितनी है? 2, तो हमारे कितना हो गई? ये 2 टर्न की कॉइल उसको हो गई। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? 2 बर्तन की या 2 टर्न की कॉइल, 2 टर्न की कॉइल, 2 टर्न कॉइल। हिंदी में क्या बोलेंगे? 2 बर्तन कॉइल, 2 बर्तन की कुंडली। कॉइल को हिंदी में बोलते हैं कुंडली, ठीक है। 2 बर्तन की ये कुंडली हो गई। ये कौन सी थी? एकल बर्तन, सिंगल टर्न कॉइल। ये कितनी है? 2 टर्न की। अब ये 2 टर्न की है, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक चालक में 2 वोल्ट उत्पन्न हो रहा था, तो सेम कंडीशन में उसी स्लॉट में हमने कितने 2 कंडक्टर रख दिए, तो एक कंडक्टर में हमारा 2 वोल्ट उत्पन्न हुआ, तो दूसरे में भी कितना होगा? 2। इधर कितना होगा? 2। इधर कितना होगा? 2। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। यदि ये धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, तो ये ऋणात्मक होगा। तो ये 2 और 2 कितना? 4। इधर से ये हम करेंगे -4, तो 4 + 4 हमारा कितना हो जाएगा? 8।
वोल्ट। शायद ही हमें वोल्टेज की संख्या, आउटपुट में हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो हम क्या होता है, टर्न की संख्या बढ़ा देते हैं कॉइल में टर्न की संख्या बढ़ा देते हैं, तो हमें क्या वोल्टेज ज्यादा मिल जाता है। तो हमारी ये सिंगल टर्न की कॉइल थी, ये हमारी 2 टर्न की कॉइल है, इसमें भी वही सेम हो जाएगा। ये एंड कनेक्शन ये हमारे चालक हो जाएंगे, ये भी ये भी कंडक्टर। कंडक्टर मतलब बस वाला कंडक्टर नहीं है भाई साहब, है ना, ये है अपना चालक वाला कंडक्टर। ठीक है, अब ये हो गया 2 टर्न की कॉइल, हमें समझ में आ गई। तो कॉइल क्या होती है हमें समझ में आया कि कॉइल क्या होती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हमने देखा कि एक टर्न में कितने कंडक्टर है, 1 और 2, और 2 टर्न में कितने हैं, 4, 1 2 3 4, कितने कंडक्टर हैं, 4 हैं, 1 2 ये 3 ये 4, 4 कंडक्टर। तो हम इसमें क्या आर्मेचर कंडक्टर की संख्या को अपन काउंट कर सकते हैं। तो हम आर्मेचर कंडक्टर की संख्या हमारी क्या होगी, इसको हम लिखते हैं आर्मेचर, इसमें लिखो आर्मेचर चालक की संख्या, आर्मेचर चालक की संख्या। तो आर्मेचर चालक की संख्या को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, जेड से। जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर्मेचर चालक की संख्या हमारी जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित कॉइल में टर्न की संख्या, कॉइल में टर्न की संख्या। कई बार क्वेश्चन में टर्न को हिंदी में बर्तन लिख के आता है, इसलिए मैंने बर्तन का आपको बताया है ना। तो कॉइल में टर्न की संख्या, यदि हम देखते हैं, यदि यदि हम देखते हैं हमारी एक टर्न की कॉइल है ना, हमारी यदि एक टर्न की कॉइल है, तो हमारी एक टर्न की कॉइल है तो ये 2 हो जाएगा। कॉइल में टर्न हमारा 1 है, तो हमारा कंडक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कितने हैं, 1 और 2। यदि सेकंड कंडीशन में हम देखें, जेड बराबर हमारा इस कॉइल में टर्न की संख्या कितनी है, 2, हम 2 ले लेते हैं, तो हमारे कंडक्टर की संख्या कितनी होगी, 4, 1 2 3 4। तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है, जेड बराबर 2 × टी क्या है, टर्न की संख्या। तो इसे नोट कर लो। अब नोट करने के बाद में हम देखते हैं इसका अगला भाग। तो इसमें एक पॉइंट भी लिख लो, इसमें एक पॉइंट लिख लो, किसी भी कॉइल को बनाने के लिए, किसी भी कॉइल को बनाने के लिए कम से कम 2 कंडक्टर या चालक की आवश्यकता होती है, 2 कंडक्टर या चालक की आवश्यकता होगी किसी भी कॉइल को बनाने के लिए, कम से कम 2 कंडक्टर या 2 चालक की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। ये कॉइल हो गया। अब कॉइल हो गया, कॉइल के बाद अब साइड हेडिंग डालो, कॉइल स्पेन या कॉइल पिच, कॉइल स्पेन या कॉइल पिच, कॉइल स्पेन या कॉइल पिच। या कॉइल पिच। तो कॉइल स्पेन क्या है हमारा, कॉइल स्पेन का मतलब है कुंडली का फैलाव, कुंडली का फैलाव या कुंडली का क्षेत्र, कुंडली का क्षेत्र या कुंडली क्षेत्र। कुंडली फैलाव का को हटा भी दो तो कुंडली फैलाव और कुंडली क्षेत्र, ये इस टाइप से हमारा ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कॉइल स्पेन या कॉइल पिच। अब कॉइल स्पेन या कॉइल पिच क्या होता है, तो हम देखते हैं हमारी कॉइल कैसी बनी थी, ये 2 कंडक्टर थे, 2 कंडक्टर थे,
दो कंडक्टर, तो हमारे क्या हो गया, ये हमारे तो एंड कनेक्शन हो जाते हैं। तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हमें देखने से पता है कि ये एंड कनेक्शन है। अब हमारे ये, हमें इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कॉइल स्पैन। तो कॉइल स्पैन क्या होगा, एक कॉइल के दोनों चालकों के मध्य की दूरी, यह क्या कहलाएगी, कॉइल स्पैन या कॉइल पिच। ठीक है, ये दोनों चालकों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, कॉइल स्पैन या कॉइल पिच। अब हम इसे कैसे देखेंगे, हम तो कॉइल को लगाते काय पे है, आर्मेचर पे। तो हमारा आर्मेचर कैसा होता है, ये हमारा आर्मेचर है। इस प्रकार से हमारा सिलेंड्रिकल हमारा आर्मेचर होता है। इधर का तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि हम कॉइल डालते हैं, हम इसमें कॉइल लगाते हैं, तो मान लो एक स्लॉट हमारा ये है, एक स्लॉट है और दूसरा स्लॉट ये है। ठीक है, इन दोनों स्लॉट, और इन स्लॉट में हमने क्या डाल दिए, कॉपर की बाइंडिंग डाल दिए, कॉपर की कॉइल डाल दिए। ये हमारा एंड कनेक्शन हो गया। ये हमारा आर्मेचर कोर है, ये जो ब्लैक वाला है हमारा, ये हमारी आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर है। और ये जो स्लॉट में हमने इसमें बाइंडिंग डाल दिया, है ना, इसमें हमने बाइंडिंग डाल दिया। अब ये बाइंडिंग में दोनों कॉइल के ये स्लॉट, एक स्लॉट यहां पे है, एक स्लॉट यहां पे है ना। अब या तो इन दोनों के बीच की दूरी या दोनों स्लॉट के बीच की दूरी, दो कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर एक यहाँ एक ही है, तो ये दोनों कॉइल के दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी, कॉइल के दोनों कंडक्टर कौन से, ये हैं, एक नंबर और दो नंबर, दोनों कंडक्टर के मध्य की दूरी या दोनों स्लॉट के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाएगी, कॉइल स्पेन या कॉइल पिच कहलाएगी। तो इसमें नोट कर लो, इसमें नोट करो, आर्मेचर में रखी हुई, आर्मेचर में रखी हुई, आर्मेचर में रखी हुई कॉइल के, रखी हुई कॉइल के दोनों कंडक्टर के मध्य की दूरी, दोनों कंडक्टर या चालक के मध्य की दूरी, चालक के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी कॉइल स्पेन या कॉइल पिच के या कॉइल पिच कहलाती है। क्या हो गया, है ना, आर्मेचर में रखी हुई कॉइल के दोनों कंडक्टर या चालक के मध्य की दूरी क्या कॉइल स्पिन या कॉइल पिच कहलाती है। अब नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो, पोल पिच, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिए ना, इसको नोट कर लेना पीछे वीडियो देख के। अब इसके बाद में पोल पिच एक होती है, पोल पिच। पोल पिच क्या होती है, पोल पिच, पोल पिच को हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव क्षेत्र। पोल पिच को क्या बोलेंगे, तो हमारा क्या होता है, एक जनरेटर है,
ये इसमें पोल लगे होते हैं, है ना। ये N ध्रुव हो गया, ये S ध्रुव हो गया, तो इसमें ये पोल लगे हुए हैं और यहाँ पे ये आर्मेचर है। ये अंदर इस प्रकार इसमें आर्मेचर बना हुआ है। तो एक पोल के मध्य, एक पोल कितने आर्मेचर को कवर करता है? मान लो आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 6। तो इसमें 12 कंडक्टर है। इसके आर्मेचर में कितने कंडक्टर है? 12। तो एक पोल में कितने कंडक्टर कवर हुए? 6। और इसमें क्या हुआ है? 6। तो क्या हो जाएगा हमारा पोल पिच? क्या हो जाएगी हमारी पोल पिच? क्या हो जाएगी कि हमारा एक पोल आर्मेचर के जितने कंडक्टर को घेरता है, हमारा एक पोल आर्मेचर के जितने कंडक्टर को घेरता है। अब कंडक्टर रखे काहे में है? स्लॉट में। 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 स्लॉट में 6 कंडक्टर रखें। तो यदि हमें कंडक्टर के टर्म में पूछा है, कंडक्टर के कह के पूछा है कि कितने जो पोल पिच होगी, पोल जो पिच होगी वो कंडक्टर के मामले में बताओ, तो क्या बताएंगे हम? एक पोल जितने आर्मेचर के जितने कंडक्टर को या जितने चालक को घेरता है, तो वो उतने प्रति पोल उसकी क्या हो जाएगी? पोल पिच हो जाएगी। यदि स्लॉट के मामले में पूछे तो स्लॉट बोल देंगे कि एक पोल आर्मेचर के जितने स्लॉट को घेरता है उस प्रति पोल उसकी क्या हो जाएगी? पोल पिच हो जाएगी। अब यदि दोनों कंडीशन में है तो हम दोनों को एक साथ लिख देंगे कि एन ध्रुव या किसी पोल द्वारा आर्मेचर को जितने कंडक्टर को या स्लॉट्स को घेरा जाता है वह प्रति पोल उसकी पोल पिच कहलाती है। तो पोल पिच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोल पिच का फॉर्मूला हो जाएगा, पोल पिच का क्या सूत्र बन जाएगा? पोल पिच का फॉर्मूला बन जाएगा आर्मेचर चालक या स्लॉट्स प्रति पोल। ठीक है, ये क्या होगी? पोल पिच। हमने क्या बोला? एक पोल द्वारा आर्मेचर के जितने कंडक्टर या स्लॉट्स को घेरता है तो उतनी वह उसकी पोल पिच कहलाएगी। तो इसमें नोट करो, इसमें नोट करो पोल पिच या ध्रुव क्षेत्र में कि आर्मेचर जनरेटर का प्रत्येक पोल आर्मेचर के जितने स्लॉट या जनरेटर का प्रत्येक पोल आर्मेचर के जितने स्लॉट या कंडक्टर मतलब चालक को घेरता है वह उसका पोल पिच कहलाता है, वह उसका पोल पिच कहलाता है। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, पोल पिच बराबर आर्मेचर चालक या आर्मेचर स्लॉट्स प्रति पोल, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? प्रति पोल, एक पोल द्वारा, है ना। अब ये हो गया। यदि हमसे चालक की संख्या में पूछा है तो हम चालक प्रति पोल बोलेंगे, आर्मेचर चालक प्रति पोल बोलेंगे। स्लॉट्स के मामले में पूछता है तो हम स्लॉट्स प्रति पोल बोल देते हैं। यदि हमें पोल पिच नॉर्मली बोला तो हम क्या बोल देंगे? आर्मेचर चालक या स्लॉट्स प्रति पोल, है ना। जितने एक पोल उतने आर्मेचर के कंडक्टर को घेरेगा, स्लॉट्स को घेरेगा, वह क्या कहलाता है? पोल पिच कहलाता है। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आर्मेचर के कितने ही हैं? एक कंडक्टर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा पोल पिच कितनी हो जाएगी? आर्मेचर चालक 6, पोल कितने हैं? पोल कितने हैं हमारे? पोल है हमारे 2, तो पोल पिच कितनी हो जाएगी? 3, है ना। तो पोल पिच हमारी कितनी हो जाएगी? 3। तो इसे कैसे लिखेंगे पोल पिच को? ये पोल पिच, तो पोल पिच को लिखेंगे 1 से 3, ठीक है। ऐसे होती है 1 से 3, ये स्लॉट्स की संख्या होती है। जैसे हमारे ये आर्मेचर को खोल के यदि हम नॉर्मली स्लॉट्स ऐसे बनाएं, ये स्लॉट्स है,
तो हमारी 1 से 3 होगी, तो हमारा स्लॉट जैसे 1 2 ये 3 है, तो हमारी कॉइल कैसे बनेगी? हमारी कॉइल बनेगी इसमें से एक से हमारा ये पहला चालक, ये दूसरा चालक, ऐसे ऐसे हमारी कॉइल इस प्रकार से इसमें डलेगी। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? हमारा ये कहलाएगा कॉइल पिच। कॉइल पिच, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बाइंडिंग इसमें पोल पिच को सेट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डाल लो। नेक्स्ट पॉइंट, फुल पिच बाइंडिंग। फुल पिच बाइंडिंग, फुल पिच बाइंडिंग। तो फुल पिच बाइंडिंग क्या होती है? फुल पिच बाइंडिंग होती है, साइड हेडिंग डालो, फुल पिच बाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग, यदि हमने अभी कॉइल पिच और पोल पिच दोनों बराबर हो जाए, पोल पिच दोनों बराबर हो जाए, तो क्या कहलाएगी? फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी। ये दोनों बराबर हो गई। मान लो हमारी कॉइल पिच थी 4 और हमारी पोल पिच भी 4 है, तो हमारी क्या होगी? यह फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी। तो इसमें नोट कर लो इसमें, यदि कॉइल पिच कॉमा पोल पिच के बराबर हो जाए, तो वह बाइंडिंग फुल पिच बाइंडिंग या पूर्ण क्षेत्र बाइंडिंग कहलाती है। पूर्ण क्षेत्र बाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। अब यदि हम देखते हैं, हमारी ये कॉइल है, यदि यह फुल पिच होगी, तो फुल पिच क्या होगी? तो हमारा जो इसमें एन ध्रुव होगा, तो ये एन ध्रुव के बिल्कुल ये वाला चालक बिल्कुल सेंटर में आएगा और एस ध्रुव के भी बिल्कुल सेंटर में आएगा। क्या है, हमारी जो कॉइल है यदि फुल पिच बाइंडिंग में होगी, तो हमारा पहला कंडक्टर, कॉइल का पहला कंडक्टर एन ध्रुव के एकदम ठीक मध्य में होगा, एकदम सेंटर में होगा, मध्य में होगा, और दूसरा चालक, दूसरा कंडक्टर एस ध्रुव के ठीक मध्य में होगा। तो इस स्थिति में इन दोनों के मध्य 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस होगा। अपन क्या बोले लेते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय कलांतर, ठीक है, विद्युतीय कलांतर। तो इस समय फुल पिच बाइंडिंग में जो होता है विद्युतीय कलांतर कितना होता है? 180 डिग्री का। और इस समय इसमें प्रेरित ईएमएफ सर्वाधिक होती है, ठीक है। इसमें इस समय प्रेरित ईएमएफ एकदम सर्वाधिक होती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इस बाइंडिंग में, इस फुल पिच बाइंडिंग में कॉइल का पहला कंडक्टर या चालक, या फिर लिखो एक कंडक्टर या चालक एन ध्रुव के ठीक मध्य में होता है। एक कंडक्टर या चालक एन ध्रुव के ठीक मध्य में होता है, और दूसरा कंडक्टर एस पोल के ठीक मध्य में होता है। एस पोल के ठीक मध्य में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉइल के इस बाइंडिंग में
या फुल पिच बाइंडिंग में, फुल पिच बाइंडिंग में, फुल पिच बाइंडिंग में दोनों कंडक्टर के मध्य, दोनों कंडक्टर के मध्य, एक कंडक्टर ये दूसरा कंडक्टर ये, तो दोनों कंडक्टर के मध्य 180 डिग्री का विद्युतीय कलांतर, इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस होता है। 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस या विद्युतीय कलांतर होता है, होता है। अब इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फुल पिच बाइंडिंग में, फुल पिच बाइंडिंग में, फुल पिच बाइंडिंग में, फुल पिच बाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण, प्रेरित ईएमएफ का परिमाण, प्रेरित ईएमएफ का परिमाण सर्वाधिक होता है, प्रेरित ईएमएफ का परिमाण सर्वाधिक होता है। इसलिए 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 डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में फुल पिच बाइंडिंग का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, फुल पिच बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए डीसी जनरेटर में फुल पिच बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक होती है शॉर्ट पिच बाइंडिंग, एक होती है शॉर्ट पिच बाइंडिंग। साइड हेडिंग डाल लो, शॉर्ट पिच बाइंडिंग, शॉर्ट पिच बाइंडिंग। शॉर्ट पिच बाइंडिंग में क्या होता है, शॉर्ट पिच बाइंडिंग मतलब आंशिक या लघु, लघु या आंशिक क्षेत्र बाइंडिंग। तो इसमें जब हम बाइंडिंग बनाते हैं तो एक सिरा तो ये हो जाता है, दूसरा सिरा इस प्रकार से होता है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, काले कलर से बनाते हैं। पहला सिरा तो ये हो गया और दूसरा सिरा इस प्रकार होता है। इसमें जैसे कि एक स्लॉट कम हो गया, ये कॉइल पिच हमारी 4 है, वो हमारी जैसे ये पोल पिच 4 है, तो हमारी कॉइल पिच कितनी हो जाएगी, हमारी कॉइल पिच हम 3 कर लेंगे, हमारी कॉइल पिच हम 3 कर लेंगे। तो हमारी क्या है, पोल पिच बड़ी हो जाएगी, कॉइल पिच छोटी हो जाएगी। तो जब कॉइल पिच पोल पिच से छोटी हो जाती है, जैसे पोल पिच बड़ी है कॉइल पिच छोटी है ना, जब कॉइल पिच पोल पिच से छोटी हो जाती है तब हमारी बाइंडिंग शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाती है। क्या, शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाती है ना। तो इसमें हम लिखो, इसमें शॉर्ट पिच बाइंडिंग में लिखो, शॉर्ट पिच बाइंडिंग में लिखो, यदि कॉइल पिच का मान, इसमें लिखो पॉइंट लिखो, यदि कॉइल पिच, यदि कॉइल पिच का मान, यदि कॉइल पिच का मान, यदि कॉइल पिच का मान पोल पिच से कम होता है, पोल पिच से कम होता है, तब बाइंडिंग शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाती है, तब बाइंडिंग शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाती है ना, शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाती है। लेकिन इस समय यहाँ पे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस ना होके 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है। तो इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट पिच बाइंडिंग में, शॉर्ट पिच या लघु या आंशिक क्षेत्र बाइंडिंग में फेज डिफरेंस 180 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। जब फेज डिफरेंस यहां पे कम होगा, इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस यदि कम है, यदि कम है तो इसमें प्रेरित ईएमएफ का परिमाण भी क्या होगा,
कम होगा। प्रेरित ईएमएफ का परिमाण जो है वो भी थोड़ा सा कम होगा, परिमाण कम होगा, है ना, या होता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शॉर्ट पिच बाइंडिंग में, शॉर्ट पिच बाइंडिंग में, शॉर्ट पिच बाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस या विद्युतीय कलांतर, इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस या विद्युतीय कलांतर फुल पिच बाइंडिंग की तुलना में, फुल पिच बाइंडिंग की तुलना में कुछ कम होता है, कुछ कम होता है, या 180 डिग्री से कुछ कम होता है। इसलिए इस बाइंडिंग में, शॉर्ट पिच बाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण, प्रेरित ईएमएफ का परिमाण भी कम होता है, कम होता है। लेकिन इसका प्रेरित ईएमएफ का परिमाण यदि कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ जनरेटर में इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसके कुछ अब परिमाण तो ईएमएफ, तो प्रेरित ईएमएफ का परिमाण तो कम है, प्रेरित कम उत्पन्न हो रही है ईएमएफ, प्रेरित जो ईएमएफ है वह कम उत्पन्न हो रही है, कम प्रेरित हो रही है। तो फिर भी हम डीसी जनरेटर में, कुछ डीसी जनरेटर में, कुछ, सभी जनरेटर में तो हम कौन सा फुल पिच बाइंडिंग का, यदि नॉर्मली यदि हमसे पूछा जाए कि जनरेटर में कौन सी बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, तो हम बोलेंगे फुल पिच बाइंडिंग का। यदि कुछ स्पेसिफिक जनरेटर होते हैं, स्पेशल जनरेटर होते हैं, विशिष्ट जनरेटर होते हैं जिनमें शॉर्ट पिच बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, तो वो एक आध दो ही होते हैं, तो है ना, तो हमसे कुछ जनरेटर में इसका उपयोग करते हैं। तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग के कुछ फायदे होते हैं, तो कुछ क्या फायदे होते हैं, जैसे जो एंड सिरा है, जैसे ये एंड सिरा है, शॉर्ट पिच में ये एंड सिरा कम हो गया, लेकिन क्या है, फुल पिच बाइंडिंग में, जो हमारी फुल पिच बाइंडिंग थी, इसमें एंड सिरा में बड़ा था, इतना इतना बड़ा था, है ना। तो शॉर्ट पिच की तुलना में फुल पिच बाइंडिंग में क्या होता है कि कॉपर ज्यादा लगता है, तो इसमें शॉर्ट पिच बाइंडिंग में क्या होती है, कॉपर की बचत होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कॉपर की बचत होती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, इसमें क्यों उपयोग करते हैं, इसमें कम्यूटेशन सुधरता है। क्या सुधरता है, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन सुधरता है। तीसरा, कम्यूटेशन सुधरने के कारण इसमें ब्रश पर स्पार्किंग कम होती है, ब्रश पर स्पार्किंग कम होती है। तो इसके कुछ फायदे हैं, तो लिखेंगे अपन अगले। इसमें प्रेरित ईएमएफ का परिमाण कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ जनरेटर में, कुछ जनरेटर में लिखना है ना नोट्स में, कुछ जनरेटर में फिर भी शॉर्ट पिच बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके निम्न फायदे हैं, निम्नलिखित फायदे होते हैं, निम्न लाभ होते हैं, है ना। तो पहला लाभ होता है शॉर्ट पिच बाइंडिंग में, शॉर्ट पिच बाइंडिंग में आर्मेचर के कॉइल में, आर्मेचर के कॉइल में एंड कनेक्शन, कौन से, ये एंड कनेक्शन, एंड कनेक्शन, एंड कनेक्शन में तांबा या कॉपर की बचत होती है, तांबा या कॉपर की बचत होती है। तांबा हिंदी नाम है, कॉपर इंग्लिश नाम है, तांबा या कॉपर की, क्योंकि आर्मेचर में अपन कॉपर की बाइंडिंग करते हैं, तो इसमें तांबा या कॉपर की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, ये कम्यूटेशन को सुधारती है। शॉर्ट पिच बाइंडिंग शॉर्ट पिच को सुधारती है, या कम्यूटेशन को सुधारता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कम्यूटेशन के